हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जीके डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है इसी सीरीज के अंदर। लाइक 2025 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास के अंदर भी। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं और करंट अफेयर वगैरह भी सब कुछ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अ सेकेंड पार्ट। और पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बाद में, जब आपको लगे सीखने को मिल रहा है तो अभी मत करो, बाद में कर देना। पहला है द फेमस पेंटिंग विट्रुवियन मैन वाज क्रिएटेड बाय। तो ये विट्रुवियन मैन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाटा के एग्जाम में भी तो कई बार पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इट इज नॉट ओनली फॉर द जेईई पेपर 2 बट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द नाटा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, विंची है, मैकेलेंजेलो है, राफेल है या फिर डोनाटेलो है। सो द सही आंसर क्या है इसका? द सही आंसर इज लियोनार्डो दा विंची। एक्चुअली क्या था कि विट्रुवियन मैन कहां से आता है? देखो, एक रोमन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था विट्रुवियस। ठीक है, और इन्होंने बुक लिखी थी। एक्चुअली 10 बुक्स ऑन आर्किटेक्चर के नाम से थी, ऐसा कुछ बुक का नाम था। और डी आर्किटेक्चुरा कई सारी बुक लिखी थी, तो वहां से ही कॉन्सेप्ट आया था। तो जो विट्रुवियस थे उनका मानना था कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन में भी रिप्लिकेट होती है। तो ह्यूमन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अगर आपको डिजाइन करते हो तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, कोई भी डिजाइन अच्छा बनेगा। ये बेसिक इसका आइडिया था और ये कई बार पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे। सो ये द विट्रुवियन मैन इज फेमस ड्राइंग बाय द इटालियन पॉलीमैथ लियोनार्डो दा विंची। ये लगभग 1490 में अराउंड क्रिएट की गई थी। इट इलस्ट्रेट द प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ द रोमन आर्किटेक्ट विट्रुवियस who believed that the human body was a model of symmetry and proportion that could be applied to the architecture। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है कि इस हमारे यहाँ से जो होता है पूरी हाइट इतनी मिलती है, वो सब अलग चीज है। यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके, अगर बाकी क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेटली जेईई और नाटा, तो आप इस नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं और पूरी तैयारी जिस तरह से होगी, जो भी रहेगा, फी एंड ऑल दिस थिंग, इस नंबर पर आप मुझसे एक बार बात करके कर सकते हैं। टीम विल रिप्लाई यू, या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एक ही बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के ऊपर, तो और जो आर्टिकल रिलेटेड है उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ लीजिए इनको। इसका सही आंसर क्या है? पहले तो चीज समझ लेते हैं, लोगो। देखिए, लोगो को भी समझना जरूरी है क्योंकि नाटा के अंदर लोगो भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब नहीं है, साइट कॉलिंग, ये भी कोई लॉजिक बनता नहीं है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी पे आप सोच सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, लेकिन ये बहुत पहले बन चुकी थी तो उस टाइम नहीं सोचा था। सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट 1984 के आसपास आया था। ठीक है, तो पहला जो इसका आंसर है वो ये है। अगर हम लोगों की बात करें, इट लुक लाइक अ ग्रीक आर्किटेक्चर, जैसे ग्रीक बिल्डिंग है, मगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा आपको कि ये पार्थेनन का ही एक रेप्लिका किया हुआ है। लाइक यहाँ पर कॉलम है और यहाँ पर ये क्या है, स्टाइलोबेट, ये क्या है, एंटाब्लेचर। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, पेडिमेंट और ऑल दिस थिंग। तो ये इसका लोगो है। बुक जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय विच इंडियन आर्किटेक्ट। तो एक बुक का नाम दिया गया है, आपको बताना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल और इस साल तो नहीं आए हैं अभी तक, मे भी पूछे जा सकते हैं अगेन, लेकिन 2 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऑथर का नाम दे दिया, डॉक्यूमेंट्री दे दी, और ये बुक और ये डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आर्क जेनेसिस चैनल पर अवेलेबल एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्री आर्क जेनेसिस तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर 20-25 समथिंग मैंने डॉक्यूमेंट डिस्कस की हुई है। नोट्स बना लेना, वहां से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है इन चीजों से लेके। तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो बुक लिखी गई थी, ये एक्चुअली बताया गया था कि कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट उनकी जो इम्पैक्ट होता है, जो ओवरऑल उसकी हैप्पीनेस है, वो काफी ज्यादा होती है। तो यही बुक है, ये किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने ये बुक लिखी थी। इनको बुकर प्राइज भी मिला था इसी बात को लेके। ओके, हाँ ये है ना। सो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज ए क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवल बाय इंडियन ऑथर अरुंधति रॉय। ये 1997 पब्लिश की गई थी। द बुक won the Booker Prize in 1997 and is considered one of the most significant work in contemporary Indian literature. The story centered on two twins, Esther and Rahel, who are separated after a traumatic event and or later united as an adult. The novel explored their relationship and the effect of the childhood trauma and the consequences. मतलब वो चीजें, small things in life which might seem insignificant have profound effect on the character फेट। तो कई बार ऐसा होता है लाइफ में कुछ हो जाता है, हम सोचते हैं बड़ी चीज तो नहीं थी, लेकिन वो काफी कुछ इंपैक्ट डाल देती है। उसी के बारे में बताइए, पढ़ी नहीं है मैंने, बाकी थोड़ा सा क्योंकि ऐसा समझोगे ना स्टोरी को तो याद रहेगा कि क्या है इसमें। लाइक जस्ट रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन वोंट हेल्प यू।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग रिप्रेजेंट द कॉलोनियल आर्किटेक्चर पैटर्न इंडिया। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर मतलब क्या है, जब इंडिया आजाद नहीं था, कॉलोनी थे, तो उस टाइम को जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सा है, भारत भवन, बाद में बनाया गया। LIC बिल्डिंग नहीं है। चार मीनार, ये तो मुगल आर्किटेक्चर का है। विक्टोरिया मेमोरियल, यस, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही है। अगर मैं आपकी इसमें स्टोरी की बात करूं, देखो हुआ क्या था, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, 1857 का आप रिवोल्ट जानते हैं, क्रांति हुई थी, रिवोल्ट। इट वाज अ फेल अटेम्प्ट टू गेट द इंडिपेंडेंस। वो अलग अलग पॉइंट है कि कुछ लोगों ने क्या बोला, किसी ने बोला इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसी ने बोला कि इट स्टार्टेड एज अ वॉर ऑफ रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसी ने बोला कि नो इट वाज नॉट द फर्स्ट, नॉर वाज इट वाज नॉट अ फर्स्ट नॉर द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। सबके अलग अलग हैं। ब्रिटिश बोलने लगे इट वाज इंडियन म्यूटिनी। तो ये डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन हाँ ये मानते हैं 1857 में ये काफी बड़ा रिवोल्ट हुआ था और ये पहली बार इंडिया को एक यूनिफाइडली ये वाली बात की गई कि हाँ हम लोग ब्रिटिशर से आजादी चाहते हैं। उससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। अब ईस्ट इंडियन कंपनी 1857 के बाद जब लगा ये हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ईस्ट इंडियन कंपनी खत्म कर दिया। इनसे बोला गया कि आपका काम क्या है, कॉमर्शियल पर्पसेज है, एडमिशन पर्पसेज नहीं है। तो 1857 के बाद एक न्यू एक्ट पास किया गया, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1961। तो ये वाली बात की गई कि हम लोग अब इंडिया की जो टेरिटरी है रेस्पेक्ट करेंगे, जो नेटिव रूलर्स हैं उनकी इज्जत करेंगे, और ये सब बात की गई। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं था, नाम के लिए बोला गया। तो 1857 जो है इट वाज अ वाटरशेड इवेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। इसके बाद से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई और ये बोला गया कि जो ब्रिटिश राज है, मतलब ब्रिटिश जो रूल है वो डायरेक्टली ब्रिटेन से चलेगा, अब उसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा। उसी के बाद से वॉइस इंडिया जाने लगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बना दी गई ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। तो ये अपने हिसाब से काम करते थे। तो जैसे ही 25 साल कंप्लीट होते हैं, लाइक 25 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया कोलकाता में। ठीक है, उस टाइम पर ऐसा था। अब उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी उनके लाइक जो फरमान हुआ करते थे, जो स्टैचूज बने हुए थे, उन सबको पूरे ऑल ओवर द इंडिया वहां से ले जाकर विक्टोरिया मेमोरियल में डाल दिया गया है। तो अगर कोई मौका मिले जरूर जाइएगा। वन ऑफ माई फेवरेट बिल्डिंग मुझे लगती है कि एज ए म्यूजियम आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर वो सब देखकर फोटो क्लिक करके जाएंगे आप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइज ऑफ A2 ड्राइंग शीट। देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 तक के पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ A1 का जो हाफ होता है वो A2 निकलता है, A2 का हाफ जो होता है A3 होता है, A3 का हाफ A4 होता है, और A5 जो होता है A4 का हाफ होता है। अगर मैं सिंपल बताऊं, अगर कोई पेपर आपके पास लाइक जो भी पेपर हम यूज करते हैं A4 का रिम आता है तो एक्चुअली A4 है। अगर मैं डबल कर दूंगा उसको तो A3 बन जाएगा, A3 को डबल कर दूंगा तो A2 बन जाएगा। इस तरह से काम चलता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पेपर है A4 का जो साइज पेपर आता है, यहाँ पर रखा हुआ है नहीं आई गेस, जस्ट सेकंड। तो जैसे पेपर देख रहे हैं ये पेपर आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये जो कौन सा होता है साइज का A4 होता है, राइट। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ यहाँ से तो जो पेपर बन के आएगा ये A5 आ जाएगा। इसको भी हाफ कर देता हूँ इस तरह से तो ये A6 हो जाएगा। ऐसे ही ये साइज छोटा बड़ा होता रहता है। करते हैं तो आपको याद क्या करना है, सारे याद तो करेंगे नहीं, मैं ट्रिक दे देता हूँ लाइक दिस। तो ये A1 जो है, A1 का जो ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज A1, दिस इज प्योरली A1। तो A1 का साइज कितना लिया गया है बच्चों, 118/84.1। ये सेंटीमीटर में है तो mm में बना सकते हैं इसको, 10 से मल्टीप्लाई करनी है भाई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। अच्छा यूनिट भी याद कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर कितना होगा फिर 100 सेंटीमीटर हो गया, उसको 10 से कर देंगे तो 1000 mm। सिंपल सा पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ये सेंटीमीटर में है तो मैं बोल सकता हूँ 1189 mm, हाँ बोल सकता हूँ। इसको बोल सकता हूँ 841 mm, एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया। तो आपका A1 साइज कितना आया 840 mm बाई 1189 mm। अगर मैं A2 पर ले पहुंचना चाहता हूं तो A2 का मतलब क्या है, A1 का हाफ होगा। तो A1 कितना है, ये पूरा का पूरा है A1। ठीक है, हाफ कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो हाफ कितना रहेगा, ये 841 डायमेंशन तो ये रहने वाली है, नहीं ये नहीं है ना, ये वाली तो रहने वाली है, पूरी डायमेंशन तो 841 रहने वाली है। 841 तो ये होगी पूरी, और जो ये वाला था 1189 का हाफ कितना हो जाएगा, लगभग 594 हो जाएगा, 594 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आपकी आ गई, ये वाली डायमेंशन। अब मुझे A2 से A3 पर पहुंचना है, मतलब तो कैसा करूंगा, इसका जो ये वाला 840 है उसको डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 421 आ जाएगा। तो ये कितना होगा 420.1 समथिंग कितना आएगा, और इसको आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा इतना। तो आप उससे पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको A3 की याद कर लीजिए, अगर A2 पूछा जाता है तो डबल कर देना जो छोटा डायमेंशन होगी, और अगर A4 पूछा जाता है तो A3 की बड़ी डायमेंशन को हाफ कर देना। सिंपल सा फॉर्मूला यही है।
इसमें कुछ और नहीं है, कितनी याद करोगे याद होगी नहीं, फॉर्मूला याद कर लो क्या तरीका है और पहुंच पाओगे। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ A1 याद करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो A1 आपने याद करा है और आपको पूछा A4, तो A1 से फिर A2 आओगे, फिर A2 से A3, A3 से टाइम लगेगा और कुछ नहीं, तो बेटर पीछा कर लो सो दैट के ऊपर नीचे होगा तो 1-2 बार में आपका नंबर आ जाए। ठीक है, ओके। विक्टोरिया टावर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट। विक्टोरिया टावर को देख लेते हैं, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ है, जूनागढ़ है, जयगढ़ है, भानगढ़ फोर्ट है, आमिर फोर्ट है। भानगढ़ को आप जानते हैं, इट इज अ हॉन्टेड फोर्ट, हॉन्टेड फोर्ट बोलते हैं, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, सिर्फ उसका यूएसपी है करने के लिए। वहां पर पहले ड्रग डीलिंग की जाती थी तो लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत भूत आते हैं। बाद में क्या हुआ, इसका यूएसपी बन के लोग आने लगे, तो अब वो चाहते नहीं है कि इसको ये जो टैग लगा हुआ है खत्म हो। लोग इसलिए तो आ रहे हैं, लोग क्यों जाएगा नहीं तो भानगढ़ किले में, देखा किसी ने कुछ है नहीं। फिर आता है ये देख लेते हैं विक्टोरिया, देखो टावर बच्चों ये है। सो विक्टोरिया टावर ऑफन रेफर्स एज विजय स्तंभ। विक्टोरिया का मतलब वो ये विजय, टावर मतलब स्तंभ, तो इसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, वही बात आ गई है। इट्स अ फेमस मॉन्यूमेंट लोकेटेड चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है जो राजस्थान में। इट वॉज बिल्ड इन 1448, 1448 में बनाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा अदर रूलर ऑफ मेवाड़ रीजन टू कॉम्प्लीट विक्ट्री ओवर द कंबाइंड फोर्स ऑफ मालवा एंड गुजरात। ये चीज आती है। आपको जो याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है इंक्लूड विक्टोरिया टावर, जो ये पूरा का पूरा फोर्ट और ये विक्टोरिया जो टावर है यूनेस्को के अंदर काउंट किया जाता है, साइट में आता है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे बिकॉज ऑफ द कल्चर सिग्निफिकेंस इन रिफ्लेक्टिंग राजस्थान रिच हिस्ट्री ऑफ बैटल एंड ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मतलब यूनेस्को को साइट है ये। ठीक है, फिर आता है द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म फॉलोज फंक्शन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच आर्किटेक्ट, कि भाई जो फॉर्म फॉलोज फंक्शन है कौन से आर्किटेक्ट से ज्यादा एसोसिएटेड है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट कोट है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोट, मतलब ये समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर में आप एक बार आ जाइए, फिर आपको ये कोट हर दूसरे दिन कोई ना कोई बोलता हुआ दिखाई दे जाएगा। डिजाइन करोगे तब भी वाली बात आएगी। ये क्या कहना चाहता है, देखो जब भी हम किसी आर्किटेक्चर को देखते हैं, लाइक कोई बिल्डिंग को देखते हैं, कोई बिल्डिंग है कोई सामने देखते हैं, तो उसके ये ऐसा मान लीजिए आप किसी पर्सन से मिलते हैं, तो पर्सन से आप दो चीज देखते हैं ना, कैसे बोल सकते हैं कि पर्सन अच्छा है बेकार है। या तो आप उसको लुक वाइज देख रहे हैं कि यार ये पर्सन अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, एक हो सकता है ड्रेस अच्छी पहनी हुई है या फिर सब चीजें। दूसरा क्या हो सकता है, ये कह सकते हैं इसका दिल अच्छा है या फिर उसका जो नेचर है वो अच्छा है। ठीक है, ऐसे हम किसी बिल्डिंग को भी देखते हैं। अगर हम बिल्डिंग को देखते हैं कि यार बिल्डिंग देखने में अच्छी लग रही है, इसका मतलब हम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग का फॉर्म बड़ा प्यारा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाली अच्छी बिल्डिंग है लेकिन अंदर काम ही ना कर रही हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो देखने में अच्छी है लेकिन अंदर अच्छा है ही नहीं, या उसका जो पर्पज है या जो नीड है उसकी वो पूरी नहीं कर रही हो। एक बनाया आपने हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ऐसा बनाया हुआ है मान लीजिए कि किसी हिल पे जाकर बना दिया जहां पर जाने बहुत टाइम लगता है, फिर इमरजेंसी एग्जिट का नहीं पता, वहां पर डॉक्टर के जो रूम्स हैं वो अलग अलग बना रखे हैं, पेशेंट्स अलग, कई सारी चीजें हैं, और देखने में बिल्डिंग अच्छी बना रखी है आपने। तो फॉर्म का मतलब होता है कि बिल्डिंग का जो बाहरी रूप क्या है, उसका जो आकार है, एस्थेटिकली हम उसके बारे में बात करते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसकी नीड क्या है भाई। अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडियो बना रहा हूं, ऐसा मान के चलो मेरे पीछे आप लोवर्स देख रहे हैं, बिल्कुल है, तो इसके पीछे नीड क्या है, मैं चाहता था मेरा बैकग्राउंड क्या हो तो डार्क हो, जिससे कि मेरा सब्जेक्ट एज मी वो बाहर निकल का है। तो ये क्या है, मैं फंक्शन को देख रहा था उस टाइम पीरियड पे, राइट। हाँ, वो मैं कोशिश करता हूं कि फंक्शन के साथ साथ फॉर्म भी अच्छी हो जाए, तो हमेशा वाली बात रहती है। तो ये लुइस सुलिवान जो थे, इन्होंने कोड दिया था कि एज एन आर्किटेक्ट आपका काम होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग की जो नीड है उसको मीट करना। अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो आप एक ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम की सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी होनी चाहिए। फॉर्म बाद में सोचना है, पहले उसके फंक्शन की बात करो। तो फॉर्म फॉलोज फंक्शन, ये दिया गया हेनरी लुइस सुलिवान ने। ठीक है, फिर आता वॉल्यूम 0 डॉक्यूमेंट्री। अगेन मैंने बताया था ये 2023 का की क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन PYQs हैं, तो मतलब मैं खुद से नहीं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो वॉल्यूम 0 जो डॉक्यूमेंट्री है कौन से आर्टिस्ट के ऊपर है, तो ये है चार्ल्स कोरिया जी के ऊपर बनी हुई है वॉल्यूम 0 डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21। भाई क्या है एजेंडा 21? इज डिक्लेयर 21 इज डिक्लेरेशन रिलेटेड विद, ये कौन से रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से है, ग्लोबल वार्मिंग से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, स्मार्ट सिटीज है। देखो पहले समझ लेते हैं क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन, हिंदी में ही समझ लो। जलवायु का मतलब क्लाइमेट, जो पिछले 25, 30, 50 साल का एक एवरेज है, और अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं हम उसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका मतलब सिंपल ये है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ओवरऑल धीमे धीमे बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी जो अर्थ है कभी ग्लोबल वार्मिंग फेस करती है, कभी ग्लोबल कूलिंग फेस करती है। हाँ, अभी मॉडर्न टाइम के अंदर कूलिंग वाला टाइम नहीं आया है, बट ये कुछ जो कुछ लोग ये भी बहुत करते हैं कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, कभी वार्मिंग फील करेगी कभी
कूलिंग करेगी, नॉर्मल चीजें, बट ठीक है पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल है कि इसकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी है कि टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। कि आज आपकी जरूरतें हैं, अब ऐसा तो है ना कि बिल्कुल आप संत बन जाइए, कुछ ना करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करो। आपको ट्रीज काटने हैं, काटो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो एक्सप्लोर करना है, रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने फायदे के लिए जो एक्सप्लोर कर रहे हो उसका पेमेंट अगली आने वाली जनरेशन को करना पड़े। जैसे आप सोच कर देखो, जो दिल्ली में रहते हैं या फिर हर जगह देख ही रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग का एग्जांपल ले लीजिए। आपको पता है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन देखिए दिल्ली एनसीआर में कितना होता है। अगर आप बात करें, एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं अच्छे खासे, राइट, डिजास्टर्स इवेंट्स आते हैं, तो और जो एयर है, पानी है, सोइल है, सब खराबी होती जा रही है। सोच कर देखो कि क्या आपकी वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, वो आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं हुआ। ये हमारी जो पुरानी जनरेशन थी उन्होंने एक्सप्लॉइट करा, अपने फायदे के लिए अच्छा खासा पॉल्यूशन करा, नुकसान पहुंचाया अपनी मदर अर्थ को, लेकिन उसका नुकसान हमें पे करना पड़ रहा है। लाइक आज मास्क पहनना पड़ता है, एयर प्योरीफायर लेकर बैठे होते हैं हम लोग, और ऊपर से जो डिसीज वगैरह फैल रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आप नेचर को एक्सप्लोइट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी इन अ सर्टेन लिमिट। ऐसा ना हो कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ हो जाए। मतलब जो हमारी अर्थ है उसी की क्षमता होती है उतना ठीक करने की, उससे ज्यादा मत करो। तो ये वाली बात होती है, दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिटी जो टेक्नोलॉजी पर रन करती हो, लाइक को अच्छे खासे उसकी मोबिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, इट बिलीव ऑन दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट्स कॉल्ड द स्मार्ट सिटीज। क्लियर है? तो एजेंडा 21 जो बात की गई थी, ये बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से। हुआ क्या था एक्चुअली 1992 के अंदर ये अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट बोलते हैं उसको। कहां पर हुआ था? रियो में से हुआ था। तो कुछ लोग उसको रियो समिट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो 1992 की बात चल रही है। अब सोच कर देखो तो लोग क्या लग रहा होगा कि भाई ये सेंचुरी खत्म होगी, 20th सेंचुरी, अब क्या आने वाली 21st सेंचुरी आने वाली है अगले 7-8 साल में। तो लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, अब तुम प्लानिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेंचुरी के प्लान करते हैं। तो यहां पर ये वाली बात है, एजेंडा 21 जो आया 21st सेंचुरी की बात कर रहा है, वहां से चीज निकल पाएंगे। ओके, गोल्ड माइन्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गोल्ड माइन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में, देख लेते हैं। कर्नाटका इज राइट ऑप्शन। सो कर्नाटका जो है वहां पर इज नोन फॉर सिग्निफिकेंट गोल्ड माइनिंग एरियाज, पर्टिकुलरली लाइक कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ मूवी आप देखी होगी आपने, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने काफी देखा है, इसके मीम वगैरह बहुत बनते हैं, कई सारी चीजें आती हैं। सो कोलार गोल्ड जो फील्ड है मेरे हिसाब से उसी के ऊपर होनी चाहिए है। which was one of the deepest and oldest gold mine in India. The gold field was closed in 2001, but gold mine has been a major part of the state mining history. तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक है, बेसिक जीके। इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर शैडोलेस लाइट इज फ्रॉम विच डायरेक्शन? देखो, शैडोलेस लाइट का मतलब क्या होता है? इसको ऐसा समझते हैं कि ऐसा मान लेते हैं जैसे यहां पर आप खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड है, और यहां पर, ये इसको मैं सिंपल ले लेता हूं, लेट से कि यहां पर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है। अगर मान लीजिए मैं एक टॉर्च लगाता हूं यहां पर, तो टॉर्च लगाने वाले रेज ऐसे जाएंगे, सिंपल इस तरह जाएंगे। तो अगर पीछे वॉल भी होगी, तो अगर मान लीजिए बहुत बड़ी वॉल है, तो यहाँ पर एक शैडो बन के आ जाएगी ना, बिल्कुल शैडो आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? शैडो तो आ रही है। अच्छा, जितना मैं सोर्स ऑफ लाइट को पास लेकर जाऊंगा, शैडो का साइज अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो शैडो का साइज बड़ा होता रहेगा। जितना दूर लेकर जाऊंगा, अगर यहाँ ले जाता हूँ तो शैडो का साइज छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शैडोलेस लाइट। तो मतलब क्या है? शैडो क्यों बनती है? शैडो तब बनती है जब सोर्स ऑफ लाइट एक सिंगल डायरेक्शन से आ रहा हो, मतलब जो लाइट है वो एक सिंगल डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मैं एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ही, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ बन रहा है। अगर मान लीजिए ऊपर से लाइट लगा देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ बनेगा, नीचे की तरफ यहाँ लगा देता हूँ तो यहाँ बनेगा। मतलब अगर डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही होगी तो शैडो कहीं नहीं बनेगी, उसी के बोलते हैं शैडोलेस लाइट। तो होता क्या है कि वैसे बड़ा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस दिन मैं डिस्कस करूंगा इसको भी। ये आता है इस तरह से, जो हमारा सन है वो इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसा ऑक्सीलेट करता है। ये लगता है ऐसा होता हुआ, लाइक आज जो है, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 मार्च,
तो आज कहां पर मिलेगा आपको? नियर द इक्वेटर, 23 मार्च के आसपास इक्वेटर पर होता है ये। तो आज हमारा जो सन है यहाँ पर क्या होना चाहिए? धीमे धीमे ये उधर 23 को यहाँ पर आएगा, और 21 जून को जो योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो इस तरह से जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में ऑक्सीलेट करता रहता है। तो अब बात ये कह रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में शेडोलाइज लाइट कब है, मतलब मेरी बिल्डिंग यहाँ पर है तो सन यहाँ पर निकलता है, तब भी इधर की तरफ आएगा, यहाँ भी आएगी, ईस्ट में लाइट आएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगा ना घूम के इस तरह से, तो यहाँ भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ के अंदर लाइट आने वाली है और वेस्ट में भी। जो साउथ होगा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर लाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट पहुंचेगी इट इज गोइंग टू बी इन डिफरेंट मोड्स, लाइक यहाँ पर आएगी डिफ्यूज लाइट आएगी, और डिफ्यूज लाइट का मतलब क्या होता है? इसी को बोलते हैं शैडोलेस लाइट। आई होप क्लियर है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ लाइट को बोला जाता है शैडोलेस लाइट। ऐसे ही अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ सनलाइट आएगी, इस तरह से अगर सन जाएगा तो यहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, साउथ में पड़ता है, बट जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, इसको बोला जाएगा शैडोलेस लाइट। आई होप क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो, मैं कोशिश करता हूं आपको फिर एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू समझाने की। द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट हु हैज वॉन प्रिट्जकर प्राइज इन 2018। भाई साहब ये याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं और पिछले 4 साल से बोलता आ रहा हूं, क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो वीडियो बोलता हूं और जेई वाले या फिर एनटीए वाले या फिर नाटा वाले देखते हैं कि इस वीडियो ने क्या बोला, क्वेश्चन बनाएंगे। पॉइंट ये होता है कि बेसिक एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को कि क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, या जो करंट में है उसी से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो जो मैं बोलता हूं थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाता है, तो जो मैं बोलता हूं थोड़ा सा समझ लिया करो। मैं हमेशा बोलता हूं प्रिट्जकर अवार्ड के ऊपर आपको सिर्फ 4 फैक्ट याद करने हैं, और आई एम सॉरी मैं लेटेस्ट वाला डालना भूल गया, इसका जवाब मुझे नीचे देंगे। अभी बताता हूँ 4 फैक्ट आपको याद करने हैं। पहला फैक्ट ये है कि जो फर्स्ट अवार्डी कौन थे, इनका नाम था फिलिप जॉनसन, जिनको ग्लास हाउस बनाने के लिए मिला था 1979 में। ये पहला फैक्ट होगा, याद करना है। दूसरा याद करना है कि फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, फर्स्ट वुमेन आर्किटेक्ट, जिनका नाम था 2004 में नॉमिनेट किए गए थे ज़हा हदीद को। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद करना है कि फर्स्ट इंडियन। अभी तक बात करें तो सिर्फ अकेले एक ही भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। किनको मिला है? बीवी दोषी जी। कब मिला था इनको? 2018। सो दिस ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ फैक्ट इज जो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अभी रिसेंटली कल या परसों ही प्रिट्जकर अवार्ड ही डिसाइड किए गए हैं फॉर दिस ईयर, तो आपको बताना है कि लेटेस्ट अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, जो कमेंट करेगा मुझे अच्छा लगेगा तो उनको रिप्लाई कर दूंगा, या मैं हार्ट या लाइक या पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल सके। ये चीज होगी, करना जरूर है। अगर आपने नहीं करा है तो अभी वीडियो पॉज करो, देखो। अच्छा वेट मत करो कि किसी कमेंट आ रहा है वहां से पढ़ लूंगा क्या। इसका नुकसान एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है याद नहीं रहेगी आपको। अगर आप खुद सर्च करते हो, खुद सर्च करने के बाद देखते हो, फिर नाम आप लाते हो और उसको कॉपी पेस्ट मत करो, उसका नाम लिखने की कोशिश करो, टाइपिंग करने की कोशिश करो। टाइप करोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये फैक्ट चला जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होने की जरूरी है एग्जाम के लिए, फिर आ जाएगा। और यही फैक्ट पूछे गए थे आपको जो फर्स्ट हुआ था अटेम्प्ट, उसमें वाली बात की गई थी। तो ये पूछा गया 2008 में किसको मिला था भाई साहब, ये मिला था बीवी दोषी जी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड बंगलो हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो जो बंगलो है ये वर्ड इंग्लिश हो चुका है बट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था बंगाल में। तो बंगाल वर्ड से ही, बंगाल लैंग्वेज से ही आया बंगलो और वहां से बना। क्या मतलब है देखते हैं। द वर्ड बंगलो इज ड्राइव फ्रॉम द बंगाली वर्ड बांग्ला। तो बंगला होता है ना, बांग्ला में जैसे बंगला कहते हैं ना, गाड़ी बंगला, तो वही चीज आती है। विद रिफर टू अ टाइप ऑफ द हाउस, तो एक तरह का हाउस हुआ करता था दैट ओरिजिनेटेड इन बंगाल रीजन, जो लोकल है मतलब बंगाल वाले एरिया में ही डोमिनेट करता था। द बंगलो स्टाइल टिपिकल रिफर्स टू अ सिंगल स्टोरी हाउस, तो हाइट जो हुआ करती थी ज्यादा हाइट नहीं होती थी, सिर्फ सिंगल स्टोरी हाउस हुआ करता था विद अ लार्ज पोर्च और वरांडा एंड वाज ओरिजिनली बिल्ट टू सूट द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। भाई सबसे वाली बात है, दिस इज अवर इंडिया, ये अपना इंडिया है। तो बंगाल की बात हम चल रही है ये वाली, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है और मैं दूसरी वीडियो प्लान कर रहा हूँ जल्दी, उसको लेकर आऊंगा। लेकिन हॉट एंड ह्यूमिड थोड़ा पढ़ लेना वहां से, ठीक है। सर्च करो क्लाइमेट, लिखो क्लाइमेटोलॉजी आर्कजेनेसिस, डिटेल वीडियो मिलेगी। मेरी वीडियो ऐसी नहीं होती है 4 मिनट 5 मिनट 7-8 मिनट की, मेरी वीडियो होती है तो अच्छी खासी होती है। लाइक वीडियो में कम बनाना पसंद करता हूँ, लेकिन जब बनाता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर बच्चा आ रहा है तो सिर्फ वो पढ़ के जाए,
एक वीडियो 1 घंटे बनाने का नुकसान क्या होता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत लंबी वीडियो आती है, प्रोसेसिंग काफी वो पड़ती है। अच्छा मैं उस वीडियो को कुछ पार्ट बनाऊं तो व्यूज ज्यादा आएंगे, आप पर रीच अच्छी पहुंचेगी, आपको मजा आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कोई फायदा नहीं उस चीज का पढ़ने का। ये दीज आर दी एजुकेशनल वीडियोस, ये कोई गाने म्यूजिक की तो है नहीं है या फिर कॉमेडी की तो है नहीं कि आया देख यहाँ से और मजा आ गया। आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए वीडियो कम से कम होनी चाहिए 40 मिनट 50 मिनट की मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। सो हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है, अच्छा मैं क्या होता है कभी कभी कुछ वीडियोस के रेफरेंस भी देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि बच्चे ढूंढते रहते हैं, उनको मिलती ही नहीं है। तो जो मैं बताता हूँ प्लीज उसको नोट डाउन कर लो और उसको बुकमार्क कर लो, जब आपके पास टाइम है उसको देख लेना, ठीक है। सो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, तो हम क्या करना पसंद करेंगे, हम चाहेंगे कि ओपन खुला खुला सा रहे, तभी तो रखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पोर्च या फिर वरांडा देखने को मिलता है। सो द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट अडॉप्टेड दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया। अब बाहर वाले अगर आ भी जाएंगे, वो लेकर आएंगे कॉलोनियल आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, क्या यूज कर लोगे, इंडिया में कितना सूटेबल ही नहीं है। अगर सूटेबल होता है तो बनता हो। तो धीमे धीमे आर्किटेक्चर में जो ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज आती है। थोड़ा तेज तो नहीं चल रहे हैं, लाइक मैं चाह रहा हूं कि आपके अच्छा से क्वेश्चन हो जाए, तो इसलिए दी IIM अहमदाबाद इज डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट। तो हम लोग जानते हैं लुइस खान की बिल्डिंग है ये, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि अहमदाबाद वाला, ये है लुइस खान की बिल्डिंग है। ये न्यूज़ में क्यों है, तो एक्चुअली क्या था, ये बहुत पहले बात की गई थी कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा, डिमोलिश करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर नई बिल्डिंग बनाएंगे, ये वाली बात फैलाई। और तभी जो आर्किटेक्ट्स हैं या फिर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं या फिर जो हिस्टोरियंस हैं, वो लोग समझते हैं वैल्यू क्या है, कि बिल्डिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं बिल्डिंग बनाई हुई है, भाई किसने बनाई हुई है, लेगेसी है, ये हिस्ट्री है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पास्ट रहा है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद फिर गुजरात गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई ये नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, इट इज डिजाइन बाय द लुइस खान। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि सीक टू रिस्टोर, कह रहे नहीं हम रिस्टोर कर रहे हैं, डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ करंट में न्यूज़ रहती है तो पता होना चाहिए आपको किसके बारे में बात चल रही है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ डिमोलिशिंग द बिल्डिंग एज प्रीवियसली प्लान, तो पहले प्लान किया गया था, लेकिन जब आउटरीच हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। द फेमस आईफेल टावर इन पेरिस वॉज डिजाइन बाय विच इंजीनियर आर्किटेक्ट। तो बताना है कि जो पेरिस है और पेरिस के अंदर आईफेल टावर मिलेगा, आईफेल टावर जो है किसने डिजाइन किया, देखा लॉजिक भी देखा जाएगा तो गुस्ताव आईफेल नाम से आ रहा है, एंटोनियो गॉडी, गैरी, नोआ फोस्टर। तो ये आईफेल का मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप सोल्व कर सकते हो। गुस्ताव आईफेल ने डिजाइन किया था। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है आईफेल टावर के ऊपर, क्योंकि ये स्टार्टिंग 5 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन 5 साल में ही इसकी जो रिकॉग्निशन थी बहुत ज़्यादा पहुंच गई, और लोग इतने हो गए कि ये तो पेरिस जाना। पेरिस को समझते हैं कि पेरिस इज नथिंग, इट जस्ट आईफेल। इसी से मिलते जुलते पेरिस सिंड्रोम भी होता है, पेरिस सिंड्रोम। ये एक्चुअली मैं समझा देता हूँ इसको भी। पेरिस सिंड्रोम क्या बात करता है, एक्चुअली ये ज़्यादा देखा गया जापान में। तो जब जो जापानीज लोगों से पूछा गया है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या है, तो उनके माइंड में ये था कि हमें पेरिस जाना है। पेरिस क्यों जाना है, कि उनके माइंड में ये सब चीज़ें थी कि पेरिस बहुत सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो लिखा गया, उनको नोट डाउन करा गया। पेरिस के बाद क्या हुआ कि उनको लेकर जाया गया पेरिस, उनको छोड़ दिया गया, भाई घूमो फिरो। फिर उनसे दोबारा पूछा गया कि कैसा लगा पेरिस आपको। तो जो उनका एक एक्सपेक्टेशन थी इतना मीट नहीं कर पाया, मतलब जो सोच के चल रहे थे बहुत सुंदर होने वाला है पेरिस, यार मजा आने वाला है, ये है द सिटी ऑफ रोमांस, ये सब चीज चलती है, मजा क्या लगा, नहीं नॉर्मल सिटी तो ऐसे यूरोपियन सिटीज होते ही हैं। तो बाद में इस चीज को बोला जाता है पेरिस सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म इन आर्किटेक्चर रिफर्स टू। मिनिमलिज्म मतलब क्या होता है, कम चीजों के साथ सर्वाइव करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे 2-3 टी शर्ट्स हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आई एम लिविंग ऑन मिनिमलिज्म। क्यों 2-3 टी शर्ट्स हैं, अब मान लीजिए मेरे पास 50 तरह की टी शर्ट्स हैं, इंडो वेस्टर्न है, एथनिक है, ट्रेडिशन है, हर तरह कपड़े पहने को घूम रहा हूँ, सो इट इज नॉट अ मिनिमलिज्म, ठीक है। सो मिनिमलिज्म का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इट इज बिलोंग टू सस्टेनेबिलिटी, कि आप कम चीजों पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो कम चीजों का मतलब क्या है कि आप कम रिसोर्सेज यूज करेंगे, ये आता है। सो एक्स्ट्रावेगेंट डेकोरेशन नहीं यार, तो अलग है। लार्ज ओपन स्पेस विद मैक्सिमम फंक्शनलिटी, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल गलत हो गया, फिर मिनिमलिज्म कैसा हो गया, तो मैक्सिमम हो गया ना। कॉम्पैक्ट हाउसिंग ये भी नहीं है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लार्ज ओपन, कि बड़ा बनाओ, लार्ज ओपन स्पेस होने चाहिए विद मैक्सिमम फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी का मतलब वही है फॉर्म फॉलोज फंक्शन वाला, वही कॉन्सेप्ट है कि भाई बिल्डिंग जो है वो देखने में सुंदर से मैटर नहीं करता, जो काम है वो चीज होनी चाहिए, वो नीड पूरी होनी चाहिए। द आर्किटेक्चर टर्म फसाड रिफर्स टू। तो फसाड का मतलब क्या होता है, देखो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग नहीं, द फ्रंट और एक्सटीरियर फसाड ऑफ फेस ऑफ बिल्डिंग, यस इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। द रूफ डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, द फाउंडेशन किसी काम का नहीं है। सो फसाड का मतलब होता है कि हम किसी बिल्डिंग का फ्रंट की बात करते हैं। अच्छा, इसी से मिलते जुलता मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर एलिवेशन क्या होता है।
अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन आने चाहिए। लाइक अगर नहीं आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है भाई कि आपको एलिवेशन फिर तो आने चाहिए ना कि फसाड एलिवेशन डिफरेंस क्या है। देखो एलिवेशन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल ड्राइंग होती है, इट इज प्रॉपर टेक्निकल ड्राइंग है। ये नॉर्मली किसी भी डायरेक्शन से बनाई जा सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तो ये 4 5 है, कोई बना सकते हो। जो फसाड होता है यूजुअली फ्रंट से ही बनता है, या उसकी हम बात करते हैं फेस की। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सपेक्टिव जो होता है उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव वाला इफेक्ट नहीं काउंट करते, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका जो काम होता है ये नॉर्मली होता है कि एस्थेटिकली देखना कि बिल्डिंग देखने में कैसी है। उसका मेन काम ड्राइंग का नहीं है, बस बताने के लिए होता है। इट इज फॉर दी व्यू पर्पसेस। ये काम क्या होता है नॉर्मली, इसका टेक्निकल ड्राइंग होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस, यू शुड नो अबाउट इट कि भाई फसाड का और एलिवेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। द फेमस फॉलिंग वाटर हाउस वॉज डिजाइंड बाय विच आर्किटेक्ट? तो फॉलिंग वाटर हाउस ये किसने डिजाइन किया था? FLW, फ्रैंक लियोड राइट। ज़्यादा ने किया, रेमक्लॉस ने किया, नॉर्मन फॉस्टर नहीं किया। तो फ्रैंक लियोड राइट जो थे भाई साहब, इन्होंने ही ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर एज अ वर्ड कॉइन किया था। क्या मतलब होता है ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का? मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर जो नेचर की हार्मोनी से बनाओ, मतलब ऐसा ना लगे कि नेचर से लगा आपने कुछ बना दिया। नेचर के साथ इनको इंटीग्रेट करो, नेचर को साथ में लेकर आओ ना, तब कोई डिजाइन करो। कितना आसान है कि मैं बोलूँ कि आपको कश्मीर में जाकर बिल्डिंग बनानी है, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, जाने देते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए कश्मीर में हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में ऐसी बिल्डिंग बनाओ भाई, उसको फ्लैट कर दो, पहाड़ काट दो, बिल्डिंग बना दो, बड़ी ऑर्गेनिक नहीं है ना, मतलब देख कर लग रहा है कि आपने नक्शा बनाया हुआ है। तो ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर इज डिफरेंट कि आपकी जो नेचुरल जो एलिमेंट है उनको इनकॉर्पोरेट करके डिजाइन बनाओ, तो ये आता है आपका। तो यहाँ पर फॉलिंग जो वाटर है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं इसके ऊपर, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन हैंड मूवमेंट जो कि चंडीगढ़ में है। तो पहले समझ लिया चंडीगढ़ डिजाइन किसने किया था? तो चंडीगढ़ डिजाइन किया था चार्ल्स एडवर्ड जॉन रे। ठीक, चार्ल्स एडवर्ड जॉन रे। बात ये आती है कि लेकिन से ली कॉर्बूजियर नहीं थे। अरे वो ली कॉर्बूजियर निकनेम था उनका, एक्चुअली सेम ही बात है। क्वेश्चन, ली कॉर्बूजियर फेमस नेम है उनका, निक नेम है, जैसे नाम चल जाता है ना उनका निक नेम है, लेकिन रियल नाम क्या था उनका? चार्ल्स एडवर्ड जॉन रे। तो दोनों को कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। तो ओपन हैंड भी उन्होंने डिजाइन किया था। ओपन हैंड मैंने डाली हुई है मैं, यस हाँ, देखो ये होता है ओपन हैंड जो है। ये ओपन हैंड का मतलब क्या होता है? ओपन हैंड का मतलब क्या होता है कि इसको हम फिलोसफिकल सेंस में बोला जाए कि हमारा हाथ ओपन है, खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम उसे दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो जब इंडिया आजाद हुआ एंड वी बिलीव ऑन द सेक्युलरिज्म और ओपन टू ऑल द सोसाइटीज, ये ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान की तरह नहीं था कि हम एक चाहते हैं कंट्री जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो, ऐसा बात तो नहीं की गई थी। हम तो पहले से सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते थे कि हमारी कंट्री तो कोई भी आकर रह सकता है। तो जब क्या हुआ, लाहौर चला गया पाकिस्तान के पास, जब पार्टीशन हुआ पंजाब का, मतलब इंडिया का हुआ तो पंजाब को डिवाइड कर दिया गया, 2/3 चला गया पाकिस्तान के पास, 1/3 रह गया अपने पास। तो जो कैपिटल थी पंजाब की वो चलेगी पाकिस्तान के पास। तो नेहरू जी को उस टाइम रियलाइज हुआ कि यार हमें एक सिटी बनानी चाहिए। और सिटी भी कौन सी बननी चाहिए? जो मॉडर्न प्रिंसिपल, मॉडर्निज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब चीजों एक खरी उतरे। तो यहाँ पर क्या होता है, नौविकी को बुलाया जाता है, बट स्टार्टिंग का जो प्लान था चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ का प्लान आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता, लाइक इस तरह से बोलते हैं, लीफ की तरह प्लान की बात जा रही थी। नौविकी ने ये डिजाइन किया था, बट उनकी किसी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, उसके बाद ली कॉर्बूजियर को हायर किया जाता है। तो ली कॉर्बूजियर ने आपको ग्रिड प्लान का सिस्टम दिया। चंडीगढ़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं वहाँ पर रह चुका हूँ 5 साल, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक बता सकता हूँ आपको। बताइएगा जरूर अगर वीडियो चाहिए इसके ऊपर। सॉरी, ज़्यादा तेज बोलने से और मैं चाहता नहीं हूँ यार आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, तो बस ये होता है कि जल्दी ख़त्म करो टॉपिक, कुछ ना हो सके बताओ, निकलो। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ली कॉर्बूजियर ने एक सिटी डिज़ाइन करी, उसका बात की गई थी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ना हो। ये मे भी पंजाब में थी, चंडीगढ़ में जो है अम्बाला से ऊपर को जाता नहीं था उस टाइम पर, खाली जगह थी। तो यहाँ पर तो चंडीगढ़ में जो भी चीज़ एलिमेंट डाले गए हैं वो चीज़ दिखाते हैं। इसका मतलब होता है ओपन टू गिव एंड ओपन टू टेक। मतलब ये जो सिटी है ये अपनी जो
जो लेगेसी है उसको शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो दिखा सकता है, लाइक इट इज ओपन टू गिव। अगर कुछ सीखना चाहते हो सिटी से वो भी सीख सकते हो, और अगर सिटी को सिखाना चाहते हो तो ये लेने के लिए तैयार है। ये कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, इट इज नॉट रिजिड कि भाई हमें तो इस सिटी में ऐसे ही होना है। तो वो एक फिलोसफिकल सेंस में इसको बनाया गया तो ओपन है, ठीक है, याद रखना इस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जंतर मंतर इन जयपुर। तो देख लेते हैं जंतर मंतर जो है जयपुर में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। देखने में ऐसा कुछ लगता है तो ये आप समझ गए होंगे कि इट इज अ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फॉर्म फॉलोज फंक्शन जो है ये किस आर्टिकल से है, तो लुइस सुलेवान। ये द आर्टिफिशियल टर्म क्लैडिंग रिफर्स टू, जो क्लैडिंग है वो किस चीज को रिफर करती है। स्ट्रक्चरल इन्फोर्समेंट, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ए वॉल, फ्लोर इंसुलेशन, रूफ वेंटिलेशन। तो रूफ फ्लोर इंसुलेशन मतलब क्या है, ये उसमें होता है टेम्परेट जो कंट्रीज होते हैं उसमें होता है, यूरोपियन सिटीज में होता है कि जो फ्लोर होता है उसको हीट कर दिया जाता है जिससे कि जो ठंड होती है बाहर टेम्परेचर माइनस में होता है तो आप रह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोर हीटिंग। रूफ वेंटिलेशन मतलब कि रूफ से अगर निकालना तो उसको बोलते हैं वेंटिलेशन करने के लिए। स्ट्रक्चरल इन्फोर्समेंट मतलब आरसीसी है ना, कि हम स्टील बार्स को इन्फोर्स कर देते हैं, तो ये आ गया। सो क्लैडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई वॉल है उसके ऊपर हम डिफरेंट मटेरियल लगा देते हैं, क्लैडिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। इवन आप जो पीछे है, मेरे पीछे जो वॉल है उसको आप देख सकते हैं, इट्स अ क्लैडिंग, इट्स एग्जांपल ऑफ द क्लैडिंग। जैसे ये वॉल है, वॉल के ऊपर आपने ये क्लैड कर दिया तो देखने में क्या कर रहा है इसका, ऐसा कोई यूज वैसा नहीं है, बस का क्या होता है देखने के लिए, मतलब एस्थेटिकली हम उसको यूज करते हैं। Which of the tallest building in the world as of 2025, ये पूछा गया है। तो शंघाई है, बुर्ज खलीफा है, मर्डेका है, अब्राज अल बैत जो है, तो आप जानते हैं इट इज बुर्ज खलीफा, ठीक है। एंटनी स्मिथ इनके आर्किटेक्ट थे। अब इसमें करंट अफेयर देख लो, एक्चुअली मैं पढ़ रहा था तो ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जेडा टावर जो बन रहा है, रिज्यूम कंस्ट्रक्शन फॉर 2025 कंप्लीशन। मतलब क्या है, 2025 चल रहा है तो आप अगर 26 तो एग्जाम ही है लगभग 27, तो मेरे हिसाब से अगले 2 साल के अंदर आपको एक न्यू आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो बताएंगे बुर्ज खलीफा को ओवरटेक कर दिया गया है बाय द जेडा टावर, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये 1000 मीटर के आसपास है। मतलब जो बुर्ज खलीफा है उसकी 830 मीटर है, इसकी मोर देन 1 किलोमीटर होगी, तो मतलब 1000 मीटर से ज़्यादा है। अब कितनी आएगी तो देखेंगे, इसमें अभी बना नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। पॉइंट इतना है कि इस वीडियो को अगर आप देख लेना कि 2025 में देख रहे हो, 26-27 में जब भी देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन 2017 तो समथिंग एक बार चेक कर लो कि भाई इसको चेंज तो नहीं कर दिया गया, टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है। द रॉकेट कैलाश टेम्पल एलोरा एट एलोरा जो है, एलोरा के अंदर आपको रॉकेट कैलाश टेम्पल मिल जाएंगे, डेडिकेटेड टू विच डाइटी, तो इट इज शिव जी के लिए डेडिकेटेड है। दी वास्तुशास्त्र इन इंडियन आर्किटेक्चर डील्स विद, तो वास्तुशास्त्र किससे डील करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन से, द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन, यस ये तो है, और क्या डेवलपमेंट। वास्तुशास्त्र तो आप पढ़ते हैं, वास्तु के हिसाब से घर डिजाइन कराइए, लोग बहुत मानते हैं इन चीजों को। जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वास्तु के हिसाब से हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली इस वीडियो पर इस टॉपिक पर वीडियो बनानी थी कि कितना साइंटिफिक क्या है, बट चलो देखेंगे पहले, अभी हम इसको देख लेते हैं। सो दिस इज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, नॉट वीडियो 26 क्वेश्चन डिस्कस करें लास्ट ईयर के जो आए थे, 25-26 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने यहाँ पर आपके ऐड कर दिए हैं। और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ने का मूड है तो पढ़ लेते हैं, और फिर दोबारा वीडियो पता नहीं 2 दिन बाद आए, 7 दिन बाद आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव बाय 2030। तो आप जानते हैं कि एक्चुअली क्या था, 2000 से लेके 2015 तक यहाँ चलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, ठीक है। फिर 2015 से चलने लगे, 2030 तक चलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, ठीक है। तो 2030 तक चलेंगे, उसके बाद क्या होगा 2030 से लेके 2000 देखो 40, 45, 50 तक जो भी लेके आएंगे वो बात की बात है। तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की गई थी, यस। जीरो हंगर के बारे में बात की गई थी, यस। गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात की गई, यस। स्पेस रिसर्च के बारे में क्यों बात करेगा, लॉजिकली देखा जाए तो स्पेस रिसर्च कोई नेसेसरी तो नहीं है, ये मैं समझना इंडिया के लिए बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया के लिए बनाए जाते हैं। इंडिया से अच्छी बहुत कंट्रीज हैं और इंडिया से खराब कंट्री बहुत सारी हैं,
तो उन कंट्रीज को सोच कर देखो जहाँ खाने पीने की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर स्पेस रिसर्च के बारे में बात क्यों करेंगे? वहाँ पर बात की जाएगी जेंडर इक्वालिटी के लिए, मेल फीमेल बराबर है। हंगर के बारे में बात की जाएगी, भाई अपनी कंट्री के अंदर जो डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द हंगर या फूड सिक्योरिटी, उसको कम करो, या गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंदरिया महादेव जो टेम्पल है इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो इट इज इन मध्य प्रदेश। सो कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो शिव जी के लिए डेडिकेटेड है। द टेम्पल्स नेम कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड कंदरिया विच मीन्स द वन हु रिसाइड इन द केव। मतलब वो है कि जो केव में रहता है वहाँ से बना है। एंड रेफरिंग टू द लॉर्ड शिवा, शिव जी जो थे वो माउंट कैलाश पर रहते थे और केव्स में रहते थे, मतलब बहुत ही बेसिक जीवन व्यतीत करते थे। सो द महादेव टाइटल इज द नेम ऑफ द लॉर्ड शिवा। महादेव का मतलब, महा का मतलब बिग या ग्रेट, और देव का मतलब गॉड। वर्टिकल एलिमेंट्स इन अ बिल्डिंग आर, तो कौन कौन से वर्टिकल एलिमेंट्स हैं? कॉलम है, लिंटल है, वॉल है। वर्टिकल में देखो दो तरह के होते हैं। ऐसा मान लीजिए ये जो है ये क्या है बच्चों, ये आया आपका वर्टिकल। ठीक है, तो जो ये है दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसा बना देता हूँ, तो ये जो आया ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। सो कॉलम तो ठीक है वर्टिकल है। लिंटल तो बच्चों ऐसा नहीं आता, लिंटल तो ऐसा था विंडो, बताऊंगा क्वेश्चन आएगा अभी। ये लिंटल होता है। वॉल भी ये है ना, हाँ वॉल भी वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है बट ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये लिमिट हो गया। लिंटल की बात करें, बीम की बात करें, आर्च की बात करें, आर्च नॉट अ वर्टिकल, तो ये अलग हट गया। कॉलम की बात करें, पायर की बात करें, पोस्ट, हाँ ये जो है ये सही ऑप्शन है। फ्लोर ये हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम वर्टिकल है, आर्च है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम परफेक्ट है। कॉलम, पायर और पोस्ट, ये तीनों के तीनों वर्टिकल एलिमेंट में काउंट होते हैं। कैविटी वॉल वॉज यूज्ड फॉर, कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है? वो ये कहता है कि बेटा आपके तो टीथ में कैविटी हो गई है, बोलते हैं ना कैविटी, तो फिलिंग करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि एयर गैप ऐसा कुछ जाते हैं जिसमें दिस इज एयर गैप, और उसको फिल करना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी लगेगी और आपके जो टीथ है वो खराब कर दे हो जाएंगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट नहीं, कैविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देखो आपने सुना होगा कि ये बोला जाता है कि इफ यू आर फीलिंग कोल्ड सो इट इज एडवाइजेबल टू वियर टू थिन शर्ट। मतलब अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि दो पतली टी शर्ट पहन लो, भले मोटी एक मत पहनो, इट्स अ बेटर कि दो पतली टी शर्ट पहनो। वो क्या होता है कि जब हम दो टी शर्ट पहनते हैं तो दो टी शर्ट के बीच में एक गैप, एयर गैप आ जाता है। एंड एज वी नो कि जो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट है वो जल्दी से पास नहीं होती है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि जब हम एक कुछ मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, एक अपना वॉल बना दी है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर लेट से कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैनेज करके बैठे हैं बिकॉज ऑफ अपने यहाँ पर एसी लगा दिया, राइट, यहाँ से हवा आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हीट लॉस करेगी, इसको उल्टा भी हो सकता है, लेट से कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पर हीटर लगा दिया, यहाँ पर अपना हीटर चला दिया जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ से हीट लॉस करेगी। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, केस ए के अंदर हीट गेन करेगी और केस बी के अंदर हीट लॉस करेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई इंसुलेट रहे, तो हम क्या करते हैं, ये इंडिया में तो खैर नहीं देखा मैंने, हम क्या करते हैं दो वॉल बनाते हैं, लाइक जो कंस्ट्रक्शन होता है इस तरह से होता है। सो दिस इज वॉल एक्स, दिस इज वॉल वाई, और जो बीच में होता है यहाँ पर छोड़ देते हैं एयर गैप, एयर गैप है। या आजकल तो इसके अंदर हम फोम भी या कुछ पॉलीमर भी ऐड कर लेते हैं। बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जो हीट, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना, जो हीट गेन हो या लॉस हो वो कम से कम हो, जिससे कि अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो वही रहे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज हीट इंसुलेशन। लिंटल, लास्ट ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था ये नाटा में। लिंटल इज रिलेटेड टू व्हाट, क्या है भाई लिंटल? देखो विंडोज है, रूफ्स है, फाउंटेन्स है या फिर पाइप्स है, ऐसा समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी वॉल है, तो वॉल के ऊपर कोई ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रक्चर आने वाला है, लाइक यहाँ पर आप स्लैब डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, मान लीजिए कुछ भी है, तो लोड आने वाला है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ओपनिंग दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा, लोड आएगा, नीचे गिर जाएगा, ये पार्ट मेरा वीक हो गया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये कमजोर ना रहे, या फिर मान लीजिए मैंने ग्लास दे दिया या मैंने वुड कुछ बना दिया, कुछ भी हो सकता है, विंडो बना दी मैंने, लोड उस पर आने वाला है और वो खराब ही करेगा। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्लैब डाल देते हैं, ऐसा कुछ बीम टाइप का डल जाता है, इसी को बोला जाता है लिंटल। एक नीचे भी लगाते हैं, उसको बोलते हैं सिल, SILL। ठीक है, तो जो ये होता है इसी को बोलते हैं लिंटल लेवल बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सिल लेवल।
कितना होता है, 2.1 मीटर रखते हैं इसको, 1 मीटर रखते हैं, जो भी है अलग चीज़ें हैं, बट यू शुड नो अबाउट इट कि लिंटल लेवल क्या होता है, लिंटल क्या है, सिल क्या होता है, सिल लेवल क्या है। तो जो ये लिंटल है इट इज़ रिलेटेड टू विंडोज़। ये देखो ऐसा होता है, जो ये ना डालेगा तो ये जो है ये लिंटल है, ये जो आएगा ये आ जाएगा आपका सिल। आर्किटेक्ट एक्ट 1972 वाज एनफोर्स्ड इन विच मंथ, ये पूछा गया है। इसको 50 साल कंप्लीट हुए थे लास्ट ईयर, 1972 से ऐसे था, तो 50 ईयर किसे कंप्लीट हुए थे, और ये काफ़ी न्यूज़ में था, नाटा ने भी उसको बताया था और कई सारे आर्टिकल्स में भी आया था, तो क्वेश्चन बनता था 2 साल पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि 31 मई को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिखा देता हूँ आपको, गार्ड एक्ट ऑफ 1972, 31 मई 1972, तो ये दिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार क्वेश्चन के ऊपर भी आया है कि कौन सी बॉडी है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो आर्टेट के रजिस्टर करता है, जो उनके लाइसेंस होते हैं, उन सब चीज़ों को एक बनाकर रखता है, तो या लाइसेंस कौन देता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद है। इट इज़ अगेन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर देता है और इसी के थ्रू देता है, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन पता होना चाहिए। द डोम ऑफ राष्ट्रपति भवन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, गुरुद्वारा से, मॉस्क है, स्तूपा से, टेम्पल्स है, ठीक है। तो ओके डोमिनियन टावर इज डिजाइन बाई, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, बहुत सारी बिल्डिंग हैं जो हम उनको पढ़ते भी नहीं है, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके जो जहादी जो थे इनके मेन डिजाइनर थी एक्चुअली। द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इंपॉर्टेंट जीके के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं देखा जहां पर क्वेश्चन ना आया हो। एक्चुअली बात कर रहा हूँ मजूली आइलैंड की, मजूली आइलैंड, ये पहला, ये इट इज द आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो आइलैंड में बसा हुआ है, और दूसरा ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, इसको ऑर्गेनिक आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बोल दिया गया था, न्यूज़ में था। ये क्या है एक्चुअली, ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, जो कि आती है BRAHAM ब्रह्मपुत्र, ये जो आती है चाइना से आती है, घूमते शैंपो के नाम से बोलते हैं, उसके बाद ही जाके बीजेपी बन जाती, ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और उसके बाद फिर ये जब बांग्लादेश से मिलती है तो बांग्लादेश में एंटर करती है, तो वहाँ बन जाती है जमुना, और जब इंडिया में ड्रेन होती है, मतलब बे बंगाल में ड्रेन होती है, तो बन जाती है पद्मा। ये एक ही रिवर के नाम है, ठीक है, शैंपो और ब्रह्मपुत्र और देन जमुना एंड देन पद्मा। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या बीच में एक आपको आइलैंड सा बन जाता है, लाइक यहाँ पर सेडिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है, इसी आइलैंड का नाम है मजूली, MAJULA, मजूली आइलैंड। इसको बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, या फिर रिवराइन आइलैंड। ये बहुत बेसिक आर्टिकल बहुत आए थे उस टाइम पे, मतलब अभी करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन ये करीब मुझे याद है 5-7 साल पहले बहुत न्यूज में था। सो इट इज इन असम। अच्छा डाल रखा है मैंने, वेरी गुड। देखो ये ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, लिखा हुआ ना ब्रह्मपुत्र रिवर है ये, तो ये जो आइलैंड है बीच में, इसको बोलते हैं मजूली आइलैंड। इसी बारे में बात चल रही है। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करता है, तो यहाँ बन जाएगी जमुना, जमुना बन जाती है, और जब बे बंगाल में ड्रेन करेगा यहाँ पर जाके, तो ये मिल के बनती गंगा से बनती है पद्मा, ठीक है। ओके, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट लेआउट ऑफ द टाउन ऑफ जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है ये किसने करा था, मैसर जूलियन कैनेडी सहिन ने। मतलब एक्चुअली क्या था कि देखो इंडिया में जो थी ये वाली बात है कि भाई इंडिया के, मतलब देखो इंडिया की हिस्ट्री की हम डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एक हल्का समझ लीजिए, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। 1905 के आसपास क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन होता है, कर्जन बोल देता है कि मैं पार्टीशन करने वाला हूँ। उसी के बाद से ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, बोलते हैं कि नहीं हम अपना इंडस्ट्री बनाएंगे, अपना ही काम करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और ये सब चीज़ें, तो स्वदेशी मूवमेंट चला जाता है। उसी के तर्ज पर ये वाली बात आई कि इंडिया के खुद के जो बिजनेसमैन है उनको भी काम करना पड़ेगा, सो दैट कि वो भी इंडिया की ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो इसी को देखते हुए तो जो ये थे जमशेदपुर के नाम से एक बनाया गया। एक्चुअली जो बनाया गया था जमशेदपुर, जो नाम था वो आया जमशेदजी टाटा जी, तो रतन टाटा जी वही फैमिली ट्री है। इन द अर्ली 20th century अराउंड 1907 इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड द हाउस ऑफ द वर्कर ऑफ द टाटा स्टील प्लांट। एक यहाँ पर प्लांट हुआ करता था टाटा स्टील प्लांट, क्योंकि जो ये वाला एरिया है यहाँ पर आपको कोल भी देखने को मिलेगा। जो स्टील प्लांट होते हैं, स्टील प्लांट जो मतलब स्टील बनाई जाती है उसमें 2 रॉ मटेरियल लगते हैं, एक तो होता है आपका कोल और दूसरा होता है आयरन। मतलब
आप एक काम करना, अगर आप देखना चाहो तो आप चेक करना कि दुनिया के जहां पर भी स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं उन वो ऐसी जगह लगे होते हैं जहां पर कोल की सप्लाई अच्छी खासी मिलती है और आयरन की मिलती है। तो आज दोनों एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट कोल के पास होंगे, बिकॉज 10 यूनिट कोल खर्च होता है एंड 1 यूनिट आयरन खर्च होता है, तब जाके आपको 1 यूनिट स्टील मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोल की खपत ज्यादा होती है, तो जितने भी स्टेशन मिलेंगे आपको, प्लांट्स मिलते हैं, वो आपको कोल के पास मिलेंगे, जिससे कि जो लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनको बचाया जा सके। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये। तो वैसे भी जो ये वाला पार्ट है तो यहाँ पर अच्छा खासा मिलता ही है, कोल वगैरह आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। ये इसके आई थिंक मयूरभंज वाला जो पार्ट है उसके आसपास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, जमशेद जी ने एक अपना प्लांट लगाया, टाटा स्टील प्लांट, और उनके लोगों के रहने के लिए, भाई इतने बड़े लोग रहे कहाँ रहेंगे, तो यहाँ पर एक टाउन बनाया था जिसको बाद में सिटी वॉज ओरिजिनली नाउन एज अ टाटा नगर। तो टाटा प्लांट तो उसके नाम से टाटा नगर रख दिया, बट बाद में क्या गया, इसको जमशेदपुर रख दिया, जमशेद जी टाटा जी के नाम पर। सो दे जमशेद टाटा, तो ये आ गया। अच्छा, जमशेदपुर को बोला जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया, तो इसको भी याद रखना, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। Who was known as the father of modern concrete? तो जॉन स्मैटन शायद इनका यही है। हाँ, यही चीज आती है, कुछ समझाना नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फिर आता है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट मारिया वॉक 12 मीटर फ्रॉम नॉर्थ, देन टक राइट 12 मीटर, देन अगेन राइट एंड वॉक 10 मीटर, हाउ फार। देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करने का सिंपल टेक्निक क्या है, ये बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये बना लो, डायरेक्शन को पता होना चाहिए। ये कहते हैं मारिया जी हैं जो सीधे क्या करती हैं, 12 मीटर नॉर्थ में चलती हैं, तो यहाँ पर लेट से 12 मीटर, एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, तो यहाँ से चलती हैं 10 मीटर, यहाँ पर आ जाती हैं, राइट ले लेती है ना, यहाँ से राइट आ गया। सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 मीटर, तो ये दोबारा आ जाती है, तो यहाँ पर इसकी सेम लाइन में जाएंगी, तो 12 मीटर यहाँ आ जाती है। भाई यहाँ थे ना, फेस का राइट ले लिया, एंड देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, तो चलती है 5 मीटर, यहाँ पर आ गया, यहाँ से लेफ्ट लेंगे। हाउ फार इज सी नाउ एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बता रहे हैं कि भाई जो पॉइंट ए है और बी है, इसको ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार, तो कितना डिस्टेंस है, ये हो गया 10 में से 5, 5, ये बचा हुआ है, कहाँ पर है, यहाँ से देखेंगे तो ईस्ट की तरफ है ना, उसकी तरफ, तो 5 मीटर ईस्ट, तो ये वेरीफाई भी हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिट्जकर प्राइज विनर, तो बताना था आपको, प्रिट्जकर प्राइज इनको नहीं मिला है, वांगशू, विविदोशी, अराता इसोजाकी या डेनिस स्कॉट ब्राउन, इसका आंसर ये है। एक्चुअली क्या हुआ था, इनकी भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक्चुअली बताता हूँ क्या था। आई थिंक इट इज़ इन 1997 के आसपास या 1991 के आसपास की बात है, 1991 के आसपास की बात है जहाँ तक है, हाँ 1991 की बात है। ये रॉबर्ट वेंचुरी जो थे, रॉबर्ट वेंचुरी, जिन्होंने बोला था लेस इज मोर, मिस वेंटर ने क्या बोला, लेस इज मोर, रॉबर्ट वेंचुरी ने क्या बोला, लेस इज मोर। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना इन चीज़ों के लिए, जो कोड बोले थे। क्या था, ये मैडम काम कर रहे थे इनके साथ ही, तो इन्होंने बहुत काम किया, बुक भी लिखी थी, लेकिन हुआ क्या कि रॉबर्ट वेंचुरी को प्रिट्जकर अवार्ड मिल गया 1991 का, जबकि काम उन्होंने भी किया था, जब उन्होंने काम करा हुआ था, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो उनके बाद आई थिंक 2011 और 13 में जाके इन्होंने, उस टाइम पर काफ़ी बात उठी थी, लेकिन 2011-13 में उन्होंने खुद बताया कि ये मुझे मिलना चाहिए था, लाइक मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी, बट नहीं दी। वो रीज़न दिया गया बिकॉज ऑफ माई जेंडर, कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे दूर रखने के लिए ऐसा करा गया। तो उसके बाद 2011-13 के आसपास की बात है, रॉबर्ट वेंचुरी ने भी लिखा कि भाई मैं खुद चाहता हूँ, ये भी मानते थे इस चीज़ के लिए कि हाँ इनको अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो उन्होंने प्रिट्जकर को लिखा कि भाई इसको आप प्लीज़ रिकॉग्नाइज करो उसी टाइम पीरियड में। तो मना कर दिया प्रिट्जकर अवार्ड कमेटी ने कि नहीं, हम उसको नहीं करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इसको कभी, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया डेनिस स्कॉट ब्राउन वाला। ठीक है, चलो अब बोला नहीं जा रहा मुझ पर, सॉरी यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटोनियो गॉडी प्रोजेक्ट, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंटोनियो गॉडी का प्रोजेक्ट नहीं है, कासा मिला, सागदा फैमिलिया, कासा बातलो या फिर कासा मिलानो। कासा मिलानो नहीं है। ठीक है, ये तीनों प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंटोनियो गॉडी को बोला जाता है फादर ऑफ फैंटास्टिक आर्किटेक्चर, फादर ऑफ कासा मिला, सागदा फैमिलिया, कासा बातलो, ये आपको स्पेन में ही देखने को मिलेंगे, बार्सिलोना में, और कासा मिलानो नहीं है इनका प्रोजेक्ट। तो आई थिंक यहाँ तक ही रहने देते हैं। मुझे 10 क्वेश्चन और कराने थे, लेकिन कैपेसिटी हो गई, मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो दूसरी वीडियो में मिलेंगे।
ठीक है। और बाकी अगर आपको डेडिकेटली तैयारी करनी है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझसे बात कर लीजिए एक बार, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अगर आपको लगता है मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कुछ चीज़ों की बात होती है, ये तो हम लोगों ने सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देते हैं। सो इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।